हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग जोर शोर से लगे होंगे। ठीक है, हम लेकर के आए हैं 12th बोर्ड का 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहीं से एग्जाम में आएगा। अब 10 साल के सवाल उठा के पीछे देखिएगा, बोर्ड में क्या होता है, रिपीट होते हैं प्रश्न। ठीक है, अब आपको घूलने टहलने का समय नहीं है। अब आप जोर शोर से लग जाइए, 2 महीना अपने पूरे एकदम ईमानदारी के साथ दीजिए, आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, कितने बच्चे पूछते हैं कि भैया इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ हमारा मिलेगा, इसका जो फ्री पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर ही आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास को जैसे ही समाप्त होगा वहाँ पर ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सवाल नंबर 1 को देखा जाए। ठीक है, 12 प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 30 नंबर सवाल को देखा जाए। 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? देखिए, ये सवाल आपके 2016 में आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सवाल को करिएगा और एक एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपको ना भी याद रहे तो याद हो जाए। ठीक है, और ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब दीजिए। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आंसर दे दिया होगा। देखिए, बात करते हैं अगर विद्युत वाहक बल की। ठीक है, बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ई से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि प्रति एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, फिर से, प्रति एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है हमारा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका एसआई यूनिट के ऊपर। ठीक है, एसआई यूनिट के ऊपर, एसआई यूनिट के ऊपर, तो वो क्या होता है? देखिए, कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल। ठीक है, और आवेश का ऐसे मात्रक होता है कुलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल पर कुलाम। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा नाम से जानते हैं। इसको वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वोल्ट के नाम से जानते हैं, भी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे मात्रक वोल्ट भी होता है या जूल पर कुलाम भी होता है। ठीक बात है। अब देखिए आगे, अगर हम बात करते हैं इसके बीमीय सूत्र की। ठीक है, बीमीय सूत्र की, तो कैसे करिएगा? देखिए, जूल क्या होता है? जूल ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, तो ऊर्जा का बीमा क्या होता है? ml2T-2, ये होता है ऊर्जा का बीमा। ठीक है, और आवेश का बीमा क्या होता है? AT, गुलाम, यानी कि आवेश का ऐसे मात्रक है, तो आवेश का बीमा क्या होता है? AT। ठीक है, कंबाइन करके लिखिएगा। देखिए क्या होता है? ml2T, देखिए ये T, नीचे वाला जो T है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और -1 मिल करके क्या हो जाएगा? -3, और A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो कौन सा राशि होता है? तो वो एक अदिश राशि होता है, वो एक अदिश राशि होता है। ठीक है, ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब इससे जितना भी थ्योरी पार्ट आएगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए सेकंड नंबर सवाल के देखा जाए। सेकंड नंबर सवाल 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए, कर रहा है चित्र में दिखाए गए, ये जो हमारा चित्र बनाया गया है उस परिपथ में जो E1 का मान है, मतलब विद्युत वाहक बल बन का मान है, वो क्या है? 10 वोल्ट है। E2 का मान 6 वोल्ट है। दोनों सेल प्रति बैटरी का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, R1 का मान है, आंतरिक जो प्रतिरोध का मान है वो 2 है, और दूसरा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, CD के बीच सेल का विभवांतर क्या होगा? ये रहा C बिंदु और ये रहा D बिंदु, इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? बताइएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है पहले समझिए। देखिए, हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, कि
जो परिपथ में है वो पूरा कितना प्रतिरोध है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर, ठीक है, R बराबर स्मॉल r प्लस स्मॉल r2, ठीक है, पूरा प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 कितना है 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, कुल विभवांतर निकालेंगे, टोटल विभवांतर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, E1 में से E2 को घटा देते हैं, E1 में से E2 को घटा देते हैं, ये हमारा आ जाएगा टोटल विभवांतर, ये हो जाएगा 10 वोल्ट और E2 कितना है 6 वोल्ट, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, अब हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, ठीक है, क्योंकि I हमको निकालना है, जरूरी है। तो V कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, R कितना है 3 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट पर ओम क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमको कहाँ कहाँ के बीच कहा है, C और D के बीच हमको विभवांतर कहा है, ठीक है। तो ये हो गया विभवांतर किसके किसके बीच, C और D के बीच, ठीक है। तो ये हो जाएगा E2 माइनस I इंटू R2, ठीक है। अब देखिए ये कितना है E2 का मान कितना है, प्रश्न में दे रखा है 6 वोल्ट, ये हो जाएगा 6 वोल्ट माइनस I का मान कितना है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू R2 का मान कितना है, आप देख सकते हैं R2 का मान है 1, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा 1.33, ठीक है, इतना आएगा। तो 6 में से इतना को घटाइएगा तो मतलब क्या आएगा 6 से कम ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 6 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 6 वोल्ट में से इतना को घटाएंगे तो हमारा 6 से कम आंसर आएगा ना, ठीक है। तो 6 से कम हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए 15 नंबर सवाल को देखा जाए। देखिए कहता है पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ई विद्युत क्षेत्र वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, आपको बताना है। क्या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, क्या पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है, क्या पी ई होता है, या पी वेक्टर बटा ई वेक्टर होता है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए देखिए जो टॉर्क होता है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है। तो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क जो होता है वो होता है पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। ये थीटा जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, ठीक बात है। तो इसको वेक्टर रूप में लिखिएगा तो किस प्रकार लिखिएगा, तो ये हो जाएगा टॉर्क बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस लेते हैं, ठीक है। थीटा किसके किसके बीच है, तो थीटा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बीच का कोण है, ठीक है। ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, टॉर्क पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो साइन थीटा है वो थीटा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर थीटा क्या है 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो जैसे ही साइन में 0 डिग्री रखो तो साइन 0 क्या होता है 0, तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा 0, टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा पीई आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें थीटा 180 रखते हैं, ठीक है, तो 180 भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क
कितना डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये भी याद रखिएगा कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 को देखा जाए। सवाल नंबर 16 देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? क्या आवेश के द्वारा मापा जाता है, विभवांतर के द्वारा मापा जाता है, धारा के द्वारा मापा जाता है, या ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू भी क्या है, विभवांतर, तो ये हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, ये हो जाएगा विभवांतर, राइट। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये होता है, ठीक है, इंटू विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर को आप 1 वोल्ट भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट, ये क्या होता है, ये होता है ऊर्जा, ये होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, 19 जूल। तो देखिए जूल किसका ऐसे मात्रक दिखा रहा है, ऊर्जा का, तो ये संबंध किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में मापा जाता है, ऊर्जा में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल 17 नंबर सवाल को देखा जाए। कहता है टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक से उत्पन्न ऊष्मा होती है, ठीक है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना तो बचा, रटले रहता है, आई बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर सिंपल रट रहता है, लेकिन कैसे वो आता है जो समझिए। देखिए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है एकांक आवेश के ऊपर किया गया कार्य, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए भी का मान कितना होता है, आप ओम के नियम से जानते हैं, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तो भी की जगह पर आई आर रख दीजिए, इंटू आवेश, आवेश क्या होता है, देखिए एक आप जानते हैं Q बराबर आई इंटू टी, आई इंटू टी, या बोल सकते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, ठीक है, आई इंटू टी, आई इंटू टी, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू। और यही कार्य किस में पलट जाएगा, यही कार्य किस में रूपांतरित हो जाएगा, उष्मा में, उष्मा में रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही कार्य जो है वो किस में रूपांतरित हो जाएगा, उष्मा में। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे आया याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखिए, कहता शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्या शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी शक्ति, शक्ति गुणांक बराबर होता है आभासी शक्ति बटा यथार्थ शक्ति, शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, या शक्ति गुणांक होता है हाफ यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी माध्य शक्ति। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए पहली बात कि शक्ति जो गुणांक है उसको हम लोग cos फाई सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं,
कॉस फाई से, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग कॉस फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पावर होता है, ठीक है, जो पावर होता है वो होता है PRMS, PRMS, ठीक है, ये क्या होता है, वर्चुअल पावर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई। अब ये कहाँ से आया, ये होता है PRMS बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है, रियल पावर, रियल पावर मतलब यथार्थ शक्ति बटा PRMS वर्चुअल पावर मतलब आभासी शक्ति, ये होता है रियल पावर, रियल पावर, और ये होता है वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वास्तविक शक्ति मतलब यथार्थ शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यथार्थ शक्ति बटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आभासी रियल माध्य शक्ति मतलब यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति, ये होता है फॉर्मूला, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नोट के बीच संबंध होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जिसको बोलते हैं IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मतलब I नोट के बीच आपको संबंध बताना है कि क्या होता है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए जो IRMS का जो संबंध होता है I नोट के साथ, IRMS के जो संबंध होता है I नोट के साथ वो होता है I नोट बटा √2, I नोट बटा √2, I नोट बटा √2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 इंटू I नोट, ठीक है, सिंपल लिख सकते हो, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा, 1/√2 को आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 0.707 I नॉट। तो देखिए लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इस संबंध को भी आप याद रखिएगा कि RMS वैल्यू होता है I नॉट बटा √2 जिसका मान होता है 0.707 I नॉट, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 27 नंबर, नहीं कितना था भैया, 26 हो गया, अच्छा इधर उधर चल गया था, ठीक है। 19 नंबर सवाल को देखा जाए, हाँ 19 नंबर सवाल कहता है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के जो बीच कोण बनता है वो कहलाता है दिक्पात, वो कहलाता है दिक्पात। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो भू चुंबकीय जो तत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, पहला दिक्पात जो कि चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है, दूसरा नमन कोण होता है जो कि चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो कहलाता है नमन कोण, ठीक है, और तीसरा होता है क्षैतिज की तीव्रता। तो ये क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 2 अक्ष होता है, एक तो ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक क्षैतिज अक्ष, और जो क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो कहलाता है क्षैतिज तीव्रता, ठीक है। क्लियर है तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल को देखा जाए, लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु क्या है, सिंपल सा सवाल है, आंसर दीजिए। लोहे का परमाणु क्या है भैया, लव चुंबकीय है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए आ गया 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है
शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श एमीटर बोले तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्टमीटर बोले तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वो होता है अनंत। हम बात करते हैं आदर्श मीटर की। ठीक है, बेसिक बात। ठीक है, ये क्या करता है भैया, ये धारा को मापता है। किसको मापता है, धारा को मापता है। ठीक है, धारा को मापता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात क्या करता है कि ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, ये पिछले साल पूछा गया था सवाल। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर आप मुझे खाली सुन रहे हैं ना तो भी आपको याद होता चल जाएगा, क्योंकि हम इतना बात ही बोलते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आप सुन लीजिए तो भी आपको काम चल जाएगा। कहीं ना कहीं आपका सुना होगा तो आप एग्जाम में जाकर के सवाल को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए बस। ठीक है, ध्यान से। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए बात करते हैं अगर एल आर परिपथ की, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रेरण जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है, और इसको 20 वोल्ट से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई एसी स्रोत से जोड़ देते हैं। अगर हम बात करें इसके पावर फैक्टर का, शक्ति गुणांक की पावर फैक्टर की, तो वो क्या होता है, आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा बात को, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, तो आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, वो है करेक्ट ऑप्शन बी में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, डायनोमा का कार्य सिद्धांत है। बहुत ही आसान सा सवाल है कि डायनोमा का कार्य सिद्धांत क्या है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डायनोमा का कार्य सिद्धांत है, ये किस पर कार्य करता है भैया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के ऊपर कार्य करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि डायनोमा के कार्य सिद्धांत क्या कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा संबंध सही है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, यह एसी और डीसी को बदलता है, या एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। तीसरा ऑप्शन है डीसी वोल्टता को बढ़ाता घटाता है, या एसी वोल्टता को बढ़ाता घटाता है। आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या आपके शहर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो क्या करता है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भैया हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता घटाता है, या तो एसी वोल्टता को बढ़ाएगा या तो एसी वोल्टता को घटाएगा। ठीक है, देखते होंगे दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, तो हमारे तरह का क्या होता है, मतलब दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, या तो एसी वोल्टता को घटाएगा या तो एसी वोल्टता को बढ़ाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता घटाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर क्या होता है, तो एक हेनरी बराबर जो होता है वो 10⁻³ mH होता है। ये होता है एक हेनरी का संबंध। ठीक है, एक एच बराबर होता है, एक हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र का ये होमवर्क है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का
विद्युत क्षेत्र का बीमा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, आपके लिए एक सवाल है कि विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है। ठीक है, बाकी जितने भी सवाल हमने कराए हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहीं से सवाल आते हैं, क्योंकि बोर्ड में यह खासियत होता है कि पिछले सवाल ही रिपीट होता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और कुल कितना प्रश्न सही कर पाए ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि हम लोग आगे आने वाले वीडियो को भी हम लोग देख पाएँ। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट जो भी चैनल के ऊपर होता रहे वो आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी जितना भी पीडीएफ वगैरह है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ही इस वीडियो को अंत में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वीडियो का लिंक टेलीग्राम पर ही जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।